नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हैं शिमला के सबसे खूबसूरत और हिस्टोरिकल मोनूमेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, जिसे हम सब एडवांस स्टडीज़ के नाम से जानते हैं। ये बिल्डिंग 1888 में बनाई गई थी और ब्रिटिश एरा के गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय का ऑफिशियल रेजिडेंस हुआ करती थी। कॉलोनियल आर्किटेक्चर का ये एक मास्टरपीस है। स्कॉटिश स्टाइल स्टोन वॉल्स, ह्यूज कॉरिडोर्स और ग्रीन लॉन्स। इंडिपेंडेंस के बाद 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने, जो उस वक्त के भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस बिल्डिंग को एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट किया। आज ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ की ग्रीनरी और शांति आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। एडवांस स्टडीज़ सिर्फ एक रिसर्च सेंटर नहीं है, बल्कि टूरिस्ट के लिए भी खुला रहता है। यहाँ गाइडेड टूर्स मिलते हैं, जहाँ आपको अंदर के हॉल्स और हिस्टोरिक रूम्स दिखाए जाते हैं। अगर आप यहाँ विज़िट करना चाहते हो तो कुछ टिप्स का ध्यान रखना। इंस्टीट्यूट मॉल रोड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ एंट्री टिकट लगता है। इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग रेट है। फ़ोटोग्राफी सिर्फ बाहर ही अलाउड है, अंदर नहीं। सबसे अच्छा टाइम विज़िट करने का है मार्च से जून का, और सितंबर और नवंबर। ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन ने डिज़ाइन किया था। यह स्कॉटिश बैरोनियल शैली में बनी हुई है। ऊंचे ऊंचे टावर, नुकीली छतें, चौड़े गलियारे और विशाल चिमनियाँ इसकी पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि जब शिमला शहर में बिजली नहीं थी, तब भी इस इमारत में 1888 में बिजली और पानी की सप्लाई मौजूद थी। ये इमारत ब्रिटिश वायसरॉय का आधिकारिक निवास हुआ करती थी। भारत के बंटवारे से पहले कई अहम बैठकें यहाँ ही हुई थी, जैसे कि 1945 की शिमला कॉन्फ्रेंस, जब भारतीय नेता और अंग्रेज हुकूमत आमने सामने बैठे, और 1947 का विभाजन, पाकिस्तान और भारत की किस्मत तय करने वाली मीटिंग्स भी यहीं हुई थी। आज भी अंदर वो ऐतिहासिक टेबल मौजूद है जिस पर देश के बंटवारे का फैसला हुआ था। आज़ादी के बाद ये इमारत राष्ट्रपति निवास कहलाने लगी। फिर 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसे शोधार्थियों और विद्वानों के लिए एक उच्च अध्ययन संस्थान में बदल दिया। आज यहाँ देश विदेश के स्कॉलर्स रिसर्च करने आते हैं। यहाँ की लॉन और गार्डन यूरोप से लाए गए पौधों से सजाए गए हैं, ताकि वायसरॉय को ब्रिटेन जैसी फील आए। हर बड़े हॉल में लकड़ी की नक्काशी और विशाल फायरप्लेस आज भी वैसे ही मौजूद हैं। यहाँ की लाइब्रेरी में हज़ारों दुर्लभ किताबें और दस्तावेज संरक्षित हैं। ये इमारत भारत की पहली इलेक्ट्रीफाइड बिल्डिंग्स में से एक थी। बिजली का उपयोग सिर्फ रोशनी के लिए नहीं, बल्कि फायर सेफ्टी पंप सिस्टम के लिए भी किया जाता था। उस समय आग बुझाने के लिए बकेट ब्रिगेड्स, यानी लोगों की टीम बनाई जाती थी, जो लाइन में खड़े होकर पानी की बाल्टियाँ पास करते थे। शिमला में बहुत बर्फबारी और बारिश होती है, इसलिए छत को बहुत ढलान के साथ बनाया गया ताकि बर्फ़ और पानी टिक ना सके। उस समय लकड़ी के स्ट्रक्चर में आग लगने का खतरा था, इसलिए छत के डिज़ाइन में भी सुरक्षा सोची गई। टावर और चिमनियों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया, ताकि अगर कहीं आग लगे तो पूरी छत में एक साथ ना फैले। मोटे स्लेट पत्थरों की वजह से छत आग से भी सुरक्षित रहती थी। एडवांस स्टडीज़ का फायर सेफ्टी सिस्टम अपने समय एडवांस माना जाता था। ब्रिटिश को समझ थी कि वह ऐसी इमारत जिसमें लकड़ी और पत्थर से बनी है, और शिमला की ठंड के कारण हर कमरे में फायरप्लेस होंगे, यानी आग लगने का खतरा हमेशा रहेगा। इसलिए उन्होंने कई खास फायर सेफ्टी उपाय लगाए थे, जैसे कि फायरप्लेसेस और चिमनी के डिज़ाइन। हर बड़े कमरे में अलग फायरप्लेस था। चिमनियों को वर्टिकल शाफ्ट में इस तरह बनाया गया था कि चिंगारियां लकड़ी तक ना पहुंचे। चिमनियों की लाइनिंग फायर रेजिस्टेंट मटेरियल से की गई थी। इमारत की बाहरी दीवारें बहुत मोटी ग्रे स्टोन से बनी हैं। इससे आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल्दी नहीं फैल सकती थी। लकड़ी का इस्तेमाल अंदर तक सीमित रखा गया।
छत पर वैक्स कोटेड आयरन पाइप्स लगाए गए थे जो बारिश और बर्फ़ का पानी नीचे टैंकों में ले जाते थे। ज़रूरत पड़ने पर इन्हीं पाइपों से आग बुझाने के लिए पानी निकाला जा सकता था। यानी ये सिस्टम हर तरह से अर्ली फायर हाइड्रेंट सिस्टम जैसा काम करता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।